सुबह का वक्त था और एक छोटी सी स्कूल बस धूम मचाते हुए गांव के एक पुराने महल की तरफ जा रही थी। ये महल अपनी भूल भुलैया के लिए मशहूर था। स्कूल ने एक पिकनिक का प्रोग्राम बनाया था और रिया और उसकी माँ सुमन इस ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। सुमन क्लास टीचर थी, रिया क्लास 6 में थी और ये उसका पहला स्कूल पिकनिक था। बस के अंदर बच्चे खुशी से चीख रहे थे, गाने गा रहे थे, लेकिन रिया थोड़ी शांत थी। माँ, मुझे आज थोड़ा डर लग रहा है, रिया ने माँ का हाथ पकड़कर कहा जब वो बस में बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। सुमन ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर प्यार से हाथ फेर दिया और कहा, डर क्यों बेटा, सब कुछ ठीक है। तुम्हारे साथ तुम्हारी सहेलियां हैं और मैं भी तो हूँ। तुम्हें मजा आएगा, चिंता मत करो। रिया ने माँ के आश्वासन से थोड़ा अच्छा महसूस किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। अक्सर जब वो किसी नई जगह जाती थी उसे ऐसा ही संकेत मिलते थे, लेकिन इस बार उसे कुछ ज्यादा भयानक एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। बस पुराने महल के पास रुक गई, जिसे शिवगढ़ महल कहते थे। महल पुराना और थोड़ा विचित्र था। दीवारें धुंधली थी और उसके आसपास पेड़ पौधे से घिरा था, जैसे काफी वक्त से महल इंसानों के स्पर्श से दूर हो। सब बच्चे अपनी टीचर के साथ निकलने लगे, लेकिन रिया अपनी माँ के साथ ही चिपक गई। ये महल कितना बड़ा है माँ? उसकी आवाज में हल्का सा डर था। सुमन ने आशा भरी आंखों से उस महल की तरफ देखा। हाँ, ये सच में प्राचीन है। मैंने सुना है यहाँ एक भूल भुलैया भी है, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वरना अंदर कुछ भी हो सकता है। तुम मेरे साथ रहना। बच्चों को 2 घंटे की मस्ती के लिए छोड़ा गया। सब अपनी अपने तरीके से महल में घूमने और तस्वीरें खींचने लगे। टीचरों ने बच्चों को चेतावनी दी कि कोई भी भूल भुलैया के अंदर ना जाए बिना किसी बड़े के, लेकिन बच्चे अपनी मस्ती में थे। अक्सर ऐसी बातें सुनते कहाँ हैं। रिया अपनी माँ के साथ थी। उसने सोचा कि भूल भुलैया देखने का ये अच्छा मौका होगा। भूल भुलैया के बारे में स्कूल में कई कहानियाँ सुन चुकी थी, लेकिन असली भूल भुलैया देखने का एक अलग ही रोमांच था। चलो माँ, एक बार भूल भुलैया को देखते हैं। सब कह रहे हैं अंदर जाके मजा आएगा, रिया ने जिद करते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा डर भी था। सुमन थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन रिया के एंथुसियाज्म को देखकर मान गई। ठीक है, लेकिन हम अंदर ज्यादा देर नहीं रुकेंगे और ध्यान से चलेंगे। एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना, वरना ये मजे की जगह डर की कहानी बन जाएगी। भूल भुलैया के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अंदर घना अंधेरा था। दरवाजा पुरानी लकड़ी का बना हुआ था। इसके ऊपर बहुत पुरानी नक्शी थी। ऐसा लगता था जैसे महल के अंदर कुछ पुरानी यादें बंद थी, जो हमेशा के लिए छुपी रहने चाहती थी, बाहर के प्रकाश से बिल्कुल विपरीत। अंदर जाने के बाद उन्हें एक ठंडक का एहसास होता है, जैसे महल की दीवारें अपनी पुरानी कहानियों को छुपाए बैठी हो। रिया ने माँ का हाथ पकड़ा और उन्होंने धीरे धीरे भूल भुलैया के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर घुसे, महल की दीवारें जैसे जिंदा लगने लगी। दीवार के ऊपर बहुत पुरानी तस्वीरें बनी थी, लेकिन उन तस्वीरों में बने चेहरे अजीब थे, जैसे वो उन्हें देख रहे हों। हर मोड़ पर उन्हें लगता था जैसे छुपी हुई आंखों से उन्हें कोई घूर रहा हो। शुरू में सब ठीक था, एक सीधा रास्ता दिख रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद रास्ते अलग अलग दिशा में बंटने लगे। अंधेरे में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कौन सा रास्ता सही और कौन सा गलत। माँ, अब कौन सा रास्ता लेना है?
ये तो मुश्किल है, वापस चले। लेकिन तभी पीछे का रास्ता भी गुम हो चुका था। सब कुछ एक जैसा लग रहा था। दीवारें, रास्ते, मोड़, जैसे पूरी भूल भुलैया अपने आप में एक जाल हो जो आपको कभी बाहर निकलने नहीं देगा। थोड़ी देर तक इधर उधर घूमने के बाद उन्होंने एक तीसरा मोड़ लिया। तभी अचानक उन्हें लगा जैसे उनके पीछे कोई है। रिया ने अपनी माँ का हाथ और कस के पकड़ लिया। माँ, ये क्या था? क्या 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 तुमने भी कुछ सुना? सुमन ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, शायद हमें कोई और भी अंदर घूमता मिल गया होगा, पर अब तुम चुप रहो, बस ध्यान से चलना। लेकिन जब कुछ कदम और चले तो रिया को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अब वो एक हल्की सी हंसी की थी जो कहीं दूर से आ रही थी, लेकिन महल के सन्नाटे में वो हंसी बिल्कुल क्लियर थी। सुमन भी अब परेशान होने लगी थी। महल का सन्नाटा और ये हंसी दोनों एक अजीब से खौफ की तस्वीर बन रहे थे। माँ, ये हंसी कैसी है? शायद हमारे अलावा और भी कोई यहाँ है, लेकिन हमने तो किसी को नहीं देखा यहाँ पर। सुमन ने धीरे से अपनी बेटी को संभाला। जब तक वो आगे बढ़ते उन्होंने देखा एक कोने में पुरानी कुर्सियाँ और कुछ पुराने खिलौने बिखरे पड़े हैं। सुमन के दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये जगह अजीब सी थी, जैसे यहाँ किसी ने बच्चों के साथ खेल खेला हो और फिर सब कुछ यहाँ छोड़ दिया हो। सब कुछ सूख गया था, लेकिन एक अजीब सी खुशबू अब भी महसूस होती थी, जैसे कोई याद यहाँ कैद हो। माँ, ये सब कुछ यहाँ कैसे आया? ये तो स्कूल पिकनिक का हिस्सा नहीं लगता। सुमन ने बिना जवाब दिए उसका हाथ और कस के पकड़ लिया और कहीं और से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। तभी उन्हें एक कमरा दिखा। सुमन और रिया ने मिलकर उसका दरवाजा खोला। अंदर जो देखा उसे उनका खून जम गया। एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटक रही थी। तस्वीर में एक औरत और एक छोटी बच्ची थी, लेकिन उस औरत का चेहरा धीरे धीरे हिलता दिखाई दिया, जैसे तस्वीर में ही कोई जीवित रूह हो। मम्मा, ये तस्वीर तो हिल रही है। ये नहीं हो सकता, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन रास्ते सब बंद हो गए थे। जहाँ भी वो जाते लगता जैसे वो जगह फिर से वही आ गई हो। दीवार के उस पार से हल्की बच्चों की हंसियां सुनाई देने लगी, जैसे उनके आसपास कोई अनजान रूह मौजूद हो। माँ, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें घर जाना है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो ना माँ, यहाँ से निकलते हैं। हमें शांत रहना पड़ेगा मेरी बच्ची, मैं यहाँ हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस हमें रास्ता ढूंढना है। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तभी एक पुरानी घंटी बजती सुनाई दी। सुमन ने देखा एक बूढ़ी औरत भूल भुलैया के छुपे हुए एक कोने से आती हुई दिखाई दी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और हाथ में एक छोटी सी घूमती हुई घंटी थी। तुम दोनों अंदर कैसे आए? बूढ़ी औरत की आवाज जैसे हवा में गूंजने लगी। सुमन ने घबराते हुए जवाब दिया, हम बस यहाँ पिकनिक के लिए आए हैं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा, प्लीज हमें बाहर निकाल दो। बूढ़ी औरत ने एक अजीब सी मुस्कान दी। ये भूल भुलैया सिर्फ उन लोगों को रास्ता देती है जो यहाँ के हैं, बाकी सब यहाँ के मेहमान होते हैं हमेशा के लिए। रिया डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन सुमन ने उसका मुंह बंद कर दिया। रिया, चुप हो जाओ, अब ये वक्त नहीं है डरने का। लेकिन वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। उसकी सफेद आंखों में अजीब सी चमक थी। सुमन ने अपनी बेटी को कस के गले लगा लिया। हम यहाँ से बच निकलेंगे,
तुम देखना, तुम जरूर देखना, हम यहाँ से बचकर निकलेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। जब तक बूढ़ी औरत उनके करीब पहुंची, अचानक से एक जोर की आवाज आई, जैसे दीवार टूट गई हो। सुमन ने देखा एक और दरवाजा खुल गया था, लेकिन उस दरवाजे के पीछे सिर्फ अंधेरा था। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम्हारे लिए नया रास्ता खुल गया, देखते हैं क्या तुम रास्ते से निकल पाती हो या नहीं। सुमन डर के बावजूद उस अंधेरे में कदम रखा। रिया ने अपनी माँ का हाथ कस के पकड़ा। दोनों ने अंधेरे में एंटर किया। अंधेरा इतना गहरा था कि उन्हें अपने हाथ तक नहीं दिखाई दे रहे थे। एक ठंडा सर्द हवा का झोंका उनके चेहरे को छूता हुआ गुजरा। रिया ने धीरे से कहा, माँ ये कहाँ ले जा रहा है हमें? हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे माँ? बस मुझे पकड़े रहो रिया, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। चलते चलते एक समय आया जब उन्हें एक हल्का प्रकाश सा झलक दिखाई दिया। दोनों ने तेज कदम बढ़ाए और उस रोशनी की तरफ चले। जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो फिर से भूल भुलैया के एक और कमरे में आ चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी पर वही बूढ़ी औरत बैठी थी, जो उन्हें देखकर फिर मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, यहाँ कोई रास्ता नहीं, तुम दोनों यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी। सुमन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और चिल्लाई, नहीं तुम गलत हो, हम यहाँ से निकलेंगे। तुम हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए हम हिम्मत नहीं हारेंगे। और तभी एक जोर की रोशनी छाई, जैसे एक बिजली चमकी हो। जब रोशनी धुंधली हुई, सुमन और रिया ने अपने आप को महल के बाहर पाया। सब कुछ वैसा ही था जैसे वो कभी भूल भुलैया के अंदर गए ही ना हो, लेकिन अंदर का डर अब भी उनके चेहरे पर था। बस के पास सब बच्चे खड़े थे, लेकिन किसी नहीं देखा कि वो दोनों इतनी देर तक कहाँ थे। माँ हम बच गए, माँ हम बच गए, माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैं आगे से कभी जिद नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। हाँ बेटा, हम यहाँ से इसीलिए निकल पाए क्योंकि हमने हिम्मत नहीं हारी। मुझे लगता है इस भूल भुलैया में अब तक जो भी लोग मारे गए हैं, वो लोगों ने डर के मारे हिम्मत हार दी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए हम बच गए। लेकिन वो जगह मुझे हमेशा याद रहेगी। बस धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलने लगी। रिया और सुमन अपने घर पहुंच गए, लेकिन उनके दिलों में अब भी वो महल का आतंक बसा हुआ था। एक छोटे सी गांव में एक पुराना स्कूल था, जहां पिछले कई सालों से सब कुछ शांत और व्यवस्थित चल रहा था। हर साल नए बच्चे आते, नए टीचर आते और पुराने चले जाते, लेकिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन सब कुछ तब बदला जब एक नई टीचर मिस शालिनी स्कूल में आई। उसका पहला दिन सभी के लिए एक आम जैसा दिन था, लेकिन उसके बारे में कुछ अलग था। एक अजीब सा गहरापन, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग थे, बच्चों तक को महसूस होता था। मिस शालिनी खूबसूरत औरत थी, सफेद साड़ी और एक गहरी लाल लिपस्टिक के साथ। उसकी लाल लिपस्टिक इतनी गहरी थी कि सब बच्चों का ध्यान उस पर चला जाता। जब लड़कियां पूछती वो कौन सी लिपस्टिक लगाती हैं, तो वो बस हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती, ये तुम सब के लिए नहीं है, आगे से इसके बारे में कुछ मत पूछना। उसकी मुस्कान हमेशा एक राज छुपा कर रखती थी। लेकिन कुछ हफ्ते बाद एक अजीब सी चीज होने लगी। स्कूल की लड़कियों में से एक एक कर गायब होने लगी। सबसे पहले सीमा, फिर कविता और कुछ दिन बाद रितु गायब हो गई। स्कूल में डर का माहौल छा गया था,
लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़कियां कहाँ जा रही थी। प्रिया जो क्लास की एक समझदार लड़की थी, उसने नोटिस किया कि जब से मिस शालिनी स्कूल में आई थी तब से ये सब शुरू हुआ था। उसने एक बार मिस शालिनी को अकेले लाइब्रेरी के पीछे वाले कमरे में छुपकर अपने होठों पर कुछ लगाते देखा। इससे पहले प्रिया ने कभी किसी को इस तरह लिपस्टिक लगाते नहीं देखा था। मिस शालिनी अपनी छोटी सी बोतल में कुछ लाल रंग का चिपचिपा सा लिक्विड अपने होठों पर लगा रही थी, जो दिखने में बिल्कुल खून जैसा लगता था। प्रिया ने ये बात अपनी सबसे अच्छी दोस्त अंजलि को बताई। अंजलि, मुझे लगता है मिस शालिनी कुछ अजीब है। मैंने उसे लाइब्रेरी के पीछे देखा। वो जो लिपस्टिक लगाती है वो बिल्कुल खून जैसी थी। क्या तुम पागल हो गई हो प्रिया? एक टीचर ऐसा कैसे कर सकती है? प्रिया के दिमाग में शक और बढ़ गया था। वो समझ गई थी कि मिस शालिनी के चेहरे पर जो लाल रंग चमक रहा था वो सिर्फ एक लिपस्टिक नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। उसने अपनी माँ को भी ये बात बताई। पागल लड़की, ये तुम्हारा वहम है। ऐसी अजीब बातें मत सोचा करो। चलो सो जाओ अब। लेकिन प्रिया का मन नहीं मान रहा था। उसने तय किया कि वो सच का पता लगा कर रही। प्रिया को यकीन हो गया था कि ये सब मिस शालिनी की वजह से हो रहा है। एक रात प्रिया और अंजलि ने मिलकर डिसाइड किया कि वो स्कूल के बाद चुपके से मिस शालिनी का पीछा करेंगी। अगले दिन जब सब बच्चे चले गए थे तो अंजलि और प्रिया ने लाइब्रेरी के पीछे चुपके से उसे देखना शुरू किया। मिस शालिनी वहां आई और अपने हाथ में एक छोटी सी लाल बोतल निकाली। उस बोतल में से कुछ निकालकर उसने अपने होठों पर लगाया। लेकिन ये बात और भी हैरत अंगेज थी कि बोतल में खून जैसा लाल रंग था। प्रिया और अंजलि ने अपने होश खो दिए। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। मिस शालिनी अपनी लिपस्टिक के लिए खून का इस्तेमाल करती थी। प्रिया के अंदर अब इस बात का सच जानने की चाहत और बढ़ गई थी। उसने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालने का फैसला किया। अगले दिन प्रिया और अंजलि ने स्कूल की लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड्स देखे। उसमें उन्होंने एक फाइल ढूंढी जो 20 साल पुरानी थी। उस फाइल में मिस शालिनी का असली राज छुपा था। अंजलि, ये देखो, मिस शालिनी का असली नाम शालिनी वर्मा था और ये पहले भी यहाँ टीचर थी। लेकिन उस पर शक होने के बाद गांव वालों ने उसे मार दिया था क्योंकि उस पर काला जादू करने का इल्जाम लगा था। लेकिन उसे मार दिया गया था तो ये अब कैसे वापस आ गई? प्रिया और अंजलि को समझ आ गया था कि मिस शालिनी कोई आम टीचर नहीं थी बल्कि एक डायन थी। उसने अपनी जिंदगी को काले जादू से लंबे समय तक खींचा रखा था और हर 20 साल बाद वापस आ जाती थी लड़कियों के खून से अपनी जवानी को जिंदा रखने के लिए। अब दोनों का एक ही मकसद था, मिस शालिनी का अंत करना। हमको उस लिपस्टिक की बोतल को तोड़नी होगी। उसकी ताकत का राज वही है। तुम्हें कैसे पता कि उसकी ताकत का राज उस लाल बोतल में है? मैंने देखा था कि लिपस्टिक लगाने के पहले वो बहुत कमजोर लग रही थी। जब उन्होंने वो लाल रंग के खून से अपने होठों पर लगाया तो उनकी ताकत और बढ़ गई। उनका चेहरा चमकने लगा था और तो और उनकी आंखें भी चमक रही थी। रात को प्रिया और अंजलि स्कूल के बाद चुपके से लाइब्रेरी के पीछे के कमरे में गई जहां मिस शालिनी अपनी लिपस्टिक के लिए लड़कियों का खून जमा करती थी। जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसी उन्होंने देखा मिस शालिनी अपने काम में लगी हुई थी। उसके सामने एक और लड़की की लाश थी और उसके खून को अपनी बोतल में भर रही थी। तो तुम आ गई हो। तुम्हें लगा कि तुम मुझे रोक पाओगी? प्रिया ने बिना सोच विचार किए तेजी से बोतल की तरफ दौड़ी, लेकिन मिस शालिनी को ये सब पहले से ही पता था। उसने अपनी छुरी उठाई और प्रिया की तरफ दौड़ गई। अंजलि ने तेजी से कुर्सी उठाई और मिस शालिनी के रास्ते में डाल दी, जिससे वो थोड़ा रुकी।
इस पल का फायदा उठाते हुए प्रिया ने बोतल को पकड़ा और जमीन पर जोर से धी मारा। बोतल टूट गई। उस बोतल में से लाल रंग का चिपचिपा खून बाहर निकल आया। जैसे ही बोतल टूटी, मृशालिनी के चेहरे पर एक अजीब सा डर और गुस्सा दिखने लगा। उसका जवान और खूबसूरत चेहरा धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, जैसे ही उसकी सारी ताकत एक पल में खत्म हो गई हो। उसके सफेद बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा सामने आया। नहीं, तुमने मेरी लिपस्टिक तोड़ दी। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया। तुम दोनों इस पाप का अंजाम भुगतोगी। उसके शरीर में आग लग गई और उसका शरीर धीरे धीरे राख में तब्दील होने लगा। कुछ ही पलों में मृशालिनी बिल्कुल गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन प्रिया और अंजलि के दिलों में एक अजीब सी ठंडक थी। उन्होंने एक डायन का अंत कर दिया था जो स्कूल की लड़कियों का खून ले रही थी। ये सब करने से पहले दोनों ने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस जब वहां पर आई तो उन्हें मृशालिनी नहीं मिली, ना लड़कियों की लाश। सब कुछ वैसे ही था जैसे कुछ नहीं हुआ हो। लेकिन प्रिया और अंजलि को पता था कि वो क्या देख चुकी थी। उन्होंने मृशालिनी का असली रूप देखा था और उसका राज जान लिया था। कुछ महीने बाद प्रिया और अंजलि ने अपना स्कूल छोड़ दिया। प्रिया और अंजलि ने पुराने स्कूल का एक बार भी विजिट नहीं किया। स्कूल वापस नॉर्मल हो चुका था। मृशालिनी का नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं था, जैसा वो कभी स्कूल में नहीं थी। सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया है प्रिया। हाँ, लेकिन मुझे उस डायन का बुरा चेहरा हमेशा याद रहता है और उसकी वो खून से भरी लिपस्टिक की बोतल। मृशालिनी का अंत हो गया था, लेकिन प्रिया के दिमाग में उस लाल लिपस्टिक का गहरा रंग हमेशा के लिए छपा हुआ था। ये एक ऐसी याद थी जो वो कभी नहीं भूल पाई। एक छोटे से गांव के पास एक गहरा और भयानक जंगल था, जिसे कोई भी रात में जाना पसंद नहीं करता था। जंगल के बारे में एक पुरानी मशहूर कहानी थी। वहाँ दो भयंकर चुड़ैलें रहती हैं। एक थी काली चुड़ैल जो हमेशा एक सोने का चमकदार सलवार सूट पहने रहती थी, और दूसरी थी गोरी चुड़ैल जो चांदी का सलवार सूट पहने रहती थी। ये दोनों चुड़ैलें अलग अलग शक्तियों के लिए मशहूर थी। काली चुड़ैल का सोने का सलवार सूट लोगों की इच्छाएं पूरी करता था, पर जो लोग लालची होते थे उनकी ये सूट से बर्बादी पक्की थी। और जो लोग गोरी चुड़ैल का चांदी का सूट पाते उनको ज्ञान और समझ मिलती थी। फिर वो लोग अपनी ज्ञान और समझ से अपने सपने पूरे करते थे। ये कहानी सबको पता थी, लेकिन किसी ने भी काली और गोरी चुड़ैल को कभी नहीं देखा था, बस कहानियों में सुना था। एक दिन 4 दोस्त अंजलि, नेहा, पूजा जो गांव में नए आए थे, इस कहानी को सुनने के बाद जंगल जाने का फैसला करते हैं। हर एक के मन में अपनी अपनी ख्वाहिश थी, पर उनका मकसद एक था। जंगल की सलवार सूट वाली काली और गोरी चुड़ैल की कहानी सच है या झूठ? मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर हम सच में वो सोने का सूट ले आए तो हमारा जीवन बन जाएगा। वो तो है, मैं तो सपना देख रही हूँ, सोना, हीरा, मोती सब कुछ हमारे पास होगा। फिर गांव के लोगों को दिखाएंगे कि हम क्या हासिल करके आए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। कहानियों में सुना है कि जो लालच करता है उनका अंजाम बुरा होता है। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ। लालच बुरी बला होती है, लेकिन सोने और चांदी की तुलना में ज्ञान और समझ सबसे ज्यादा है। तुम हमेशा समझदारी की बात करती हो। कभी कभी सपने देखना भी जरूरी होते हैं। सपने जरूर देखने चाहिए, लेकिन अपने बस के लिए बाहर की चीजों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना अच्छी बात नहीं होती। देखो, सबसे पहले हम लोग चुड़ैलों के पास से सलवार सूट ले लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर गंगा जल का पानी लेकर आई हूँ। ये उनके ऊपर छिड़क कर हम वहाँ से भाग जाएंगे।
ये कहकर चारों जंगल की ओर चल पड़ती हैं। रात का समय था और जंगल के रास्ते काफी सुनसान और डरावने लग रहे थे। उल्लू चीख रहे थे, पेड़ों की पत्तियां तेज हवा में हिल रही थी। हर एक कदम के साथ उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर अंजलि और नेहा की आंखें सिर्फ सोना और धन देख रही थी। चारों एक पुरानी हवेली के पास पहुंच जाते हैं, जो काफी भूतिया और वीरान थी। हवेली के अंदर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। हवेली के दरवाजे अपने आप खुलते जा रहे थे, जैसे किसी अनजान शक्ति ने बुलावा भेजा हो। ये तो वैसे ही लग रहा है जैसे कहानियों में सुना था। देखना हमारी जिंदगी बदलने वाली है। सच में मैं तो बस वो सोने का सूट लेना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद हवेली का अंदर का अंधेरा और घना लगने लगा। तभी उनके सामने दो अजीब साए दिखाई दिए। एक का रंग काला था और उसके सोने के सूट से रोशनी निकल रही थी, जबकि दूसरी चुड़ैल एक चांदी के सूट में चमक रही थी, बिल्कुल सफेद जैसी चांदनी रात। तुम्हें क्या चाहिए? ये जंगल मेरा है। तुमने यहाँ कदम कैसे रखा? हमें सोना चाहिए, हम सोना लेने आई हैं। तुम्हारे मन में लालच है। तुम्हें अपने लालच का अंजाम पता है ना? पूजा, मुझे लगता है कि हम गलत जगह आ गए हैं। ये सब बहुत ही खौफनाक और भयानक है। मुझे भी यही लग रहा है, हमें संभल के रहना होगा। काली चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया और एक रोशनी से निकली। सोने के गहने और धन दौलत अंजलि और नेहा के सामने आ गए। अंजलि की आंखें चमक उठी और नेहा का मन खुशी से भर गया। ये देखो नेहा, हम अमीर हो गई, अब सब कुछ हमारा है। ये तो सपनों जैसा है, इतनी जल्दी हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। पर उन्होंने जैसे ही वो सोना हाथ में उठाया, एक अजीब सी रोशनी उनके शरीर को घेरने लगी। धीरे धीरे उनका रंग काला पड़ने लगा। उनके हाथ और चेहरे पे काले धब्बे आने लगे और उनकी आंखें लाल हो गई। ये क्या हो रहा है? मेरा चेहरा क्यों काला पड़ रहा है? नेहा, जल्दी से गंगा जल उठा। मैं मर रही हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा। ये सोना अब मुझे जला रहा है। हमसे गलती हो गई चुड़ैल जी, हमें माफ कर दीजिए। काली चुड़ैल उनके पास आई और एक भयानक हंसी के साथ बोली, तुम पहले से ही इतनी अमीर हो, फिर भी तुम दोनों ने सोने को चुना। लालच की अब तुम्हारा अंजाम यही है। काली चुड़ैल ने अपने भूतिया हाथों से अंजलि और नेहान को जमीन में खींच लिया। उनके चेहरे और जिस्म अब घायल और भयानक हो चुके थे। अंजलि और नेहा अब जंगल में काली चुड़ैल के रूप बन चुकी थी, लालच का अंजाम भुगत रहे थे। पूजा और शीतल डर के मारे देख रही थी, पर गोरी चुड़ैल उनके पास आई और धीरे से बोली, तुम दोनों समझदार हो। तुमने गरीब होने के बावजूद भी लालच नहीं किया। सिर्फ तुम दोनों को ज्ञान चाहिए, है ना? हाँ, हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें सिर्फ समझ और ज्ञान चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी सुधार सकें, खुद के दम पर जिंदगी में सफलता हासिल कर सकें। ये सोने चांदी का क्या है? ये तो कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा। हाँ, हम अपने ज्ञान से कुछ करना चाहती हैं, बस हमें रास्ता दिखा दो, बाकी जिंदगी हम खुद देख लेंगे। गोरी चुड़ैल ने अपने हाथों से दो चमकते चांदी के सूट उनके सामने रख दिए। उन दोनों सूट में जादू था, जो उन्हें समझ और ज्ञान का वरदान दे सकता था। तुम्हें अब ये सूट पहनना होगा।
तुम्हारे अंदर अब जो इच्छा है वो तुम्हें सफलता तक ले जाएगी। तुम्हारा रास्ता अब ज्ञान का है। पूजा और शीतल ने सूट पहना और जैसे ही पहना उनके दिमाग में नई सोच और समझ आई। उन्हें दुनिया का असली चेहरा समझ में आने लगा। सब कुछ इतना स्पष्ट हो गया था कि जैसे कोई पर्दा हटा दिया हो। ये कितना अजीब है, मैं अब से सब कुछ अलग नजरिए से देख सकती हूँ। ये तो चमत्कार है। मैं अब समझ गई हूँ कि हम अपने दम पर कैसे सब कुछ कर सकते हैं। लालच का कोई मतलब नहीं। लालच के चलते हमने अपने 2 दोस्तों को खो दिया। चुड़ैल जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या आप उन्हें वापस दे सकते हो? नहीं, तुम दोनों यहाँ से अभी वापस चले जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगी। पूजा और शीतल वापस लौट आई अपने नए ज्ञान और समझ के साथ। उन्होंने अपना काम शुरू किया। पूजा ने एक स्कूल खोला जहां वो गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसने अपने ज्ञान के दम पर एक बड़ी स्कूल बनाई और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत अमीर हो गई। शीतल एक बिजनेस वुमन बन गई जो अपने ज्ञान और मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंची। दोनों ने अपने जीवन में वो हासिल किया जो अंजलि और नेहा ने कभी नहीं कर पाई, एक समझदार और सफल जीवन। ये कहानी सबको सिखाती है कि लालच इंसानों को बर्बाद कर देती है, जबकि ज्ञान और समझ से असली सफलता मिलती है। जंगल में अब वो 2 चुड़ैलें रहती हैं, पर कोई भी वहाँ लालच के साथ जाने की हिम्मत नहीं करता। रिया एक नॉर्मल वर्किंग गर्ल थी जो रोज शाम को ऑफिस से अपनी स्कूटी पर घर लौटती थी। उसका ऑफिस घर से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन सर्दियों के दिनों में अंधेरा जल्दी हो जाता था, इसीलिए वो थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करती थी। आज भी वो अपने रूटीन के मुताबिक 9 बजे ऑफिस से निकल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और रात का सन्नाटा उसका पीछा कर रहा था। रिया ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। शुरू के कुछ मिनट सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई रास्ते में गहरा और सन्नाटा बढ़ गया। आज रास्ता रोज की तरह नहीं था, आज कुछ अलग था। पेड़ों की छांव ज्यादा गहरी लग रही थी और वो सिर्फ अपनी स्कूटी की इंजन की आवाज सुन रही थी। जमीन पे गिरती सर्द हवा उसके चेहरे को चुभने लगी थी। आज तो रास्ता कुछ अलग महसूस हो रहा है। नहीं, शायद ये मेरा वहम होगा। अचानक कुछ और दूर चलने के बाद उसकी स्कूटी गुड़गुड़ाने लगी, धीरे धीरे बंद हो गई। उसने कुछ देर तक स्कूटी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पूरा रास्ता खाली था, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, ना ही कोई इंसान। वो थोड़ा डर गई थी, लेकिन अपने आप को संभालते हुए उसने सोचा, शायद कोई मिल जाए जो मेरी मदद कर सके। ये अंधेरा तो और बढ़ता जा रहा है। तभी उसकी नजर एक अजीब सी औरत पर पड़ी। रिया ने देखा वो औरत एक छोटी सी वुडन स्टॉल के पास बैठी थी, जिसमें रंग बिरंगे नेल पॉलिश की बोतल रखी थी। उस औरत का चेहरा अजनबी था, जैसे उस जगह का हिस्सा ना हो। उसके कपड़े पुराने और गीले लग रहे थे, जैसे वो कई दिनों से यहाँ हो। रिया ने अपने मन में सोचा, इतनी रात को नेल पॉलिश कौन बेचता है और कौन खरीदता है इतनी रात को? इस औरत को तो और ये स्टॉल को तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखा। लेकिन स्कूटी के बंद होने के कारण उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सोचा, चलो पूछ लेती हूँ कि ये यहाँ क्यों बैठी है। थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करके रिया उस औरत के पास गई। नमस्ते आंटी, रिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन उसके दिल में डर था। आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो और इतनी रात को नेल पॉलिश कौन लेता है? औरत ने धीरे से अपनी नजर उठाई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे रात के अंधेरे में चमक रही हो। वो धीरे से मुस्कुराई।
उसके होंठ टेढ़े हो गए। मैं नेल पॉलिश बेच रही हूँ। तुम्हें चाहिए क्या लड़की? इतनी रात को नेल पॉलिश कौन बेचता है और यहाँ कौन खरीदता है? औरत का चेहरा अब और ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसके बालों में मिट्टी उलझी हुई थी और उसकी आवाज एक अजीब सी गुनगुनाहट के साथ आ रही थी। जो इस नेल पॉलिश को लगाता है उसकी दुनिया बदल जाती है। रिया के अंदर घबराहट और डर का एक तूफान उठा। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। रिया वहां से भाग निकली। वो अपनी स्कूटी की तरफ लौट रही थी, लेकिन तभी उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें ये नेल पॉलिश लगानी ही पड़ेगी, औरत ने जिद से कहा। उसकी आवाज अब और ज्यादा भारी हो गई थी। रिया ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस औरत की पकड़ बहुत मजबूत थी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन उस औरत ने जबरदस्ती उसके नाखूनों पर एक काली नेल पॉलिश लगा दी। जैसे ही वो नेल पॉलिश उसके नाखूनों पर लगी, रिया के हाथों में एक अजीब सी ठंडक आ गई, जैसे बर्फ का एक टुकड़ा उसके अंदर घुस गया हो। और फिर सब कुछ अचानक बदल गया। रिया ने आसपास देखा और जो रास्ता अब तक खाली और आम लग रहा था, अब उस पर लाशें बिखरी हुई थी। हर जगह इंसानों के मुर्दे थे जो सड़ चुके थे। पेड़ों से लाशें लटक रही थी। जमीन पर खून के धब्बे थे। रिया के दिल की धड़कन इतनी तेज बढ़ने लगी कि उसे लग रहा था कि उसका दिल बाहर निकल आ जाएगा। उसने एक लाश के पास से गुजरने की कोशिश की। जब उसने देखा कि उसका चेहरा हिल गया, वो लाश धीरे से अपनी आंखें खोल रही थी। उसका चेहरा रिया से मिलता जुलता था, जैसे वो उसका ही अक्स हो। रिया का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन हर जगह लाशें ही लाशें थी। एक लाश धीरे से बोल उठी, ये तुम्हारा ही भविष्य है। उसका गला कटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज एक भयानक गुनगुनाहट के साथ सुनाई दे रही थी। रिया चीख नहीं पाई। उसके पैर थरथरा रहे थे और वो वहां से भागने लगी। हर तरफ लाशें उसका रास्ता रोक रही थी, जैसे उसका पीछा कर रही हो। पेड़ों के नीचे से वो लाशें उसके और करीब आ रही थी। हर चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी, जो उसे कहती थी कि ये उसका अंत है। अचानक उसने अपने सामने वही औरत देखी, जो अब फिर से मुस्कुराने लगी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे वो रिया को अपने साथ ले जाना चाहती हो। तुम्हारा अंत अब करीब है, उसने अपनी सुरीली मगर भयानक आवाज में कहा। रिया के हाथ कांप रहे थे। मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। उसने रोते हुए अपनी बैग में हाथ डाला और उसे एक छोटी सी नेल पॉलिश रिमूवर की बोतल मिली। मैं इसे हटा दूंगी, मैं हटा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, उसने अपने आप से कहा। लेकिन जब उसने रिमूवर अपने नाखून पर लगाना शुरू किया, तो नेल पॉलिश और गहरी हो गई। उसका हाथ अब इतना ठंडा हो गया था कि उसे अपने हाथ महसूस भी नहीं हो रहे थे। रिया ने आंखें बंद करके जोर से चीखा। आसपास सब कुछ घूमने लगा था और उसे अपना अस्तित्व दिखाई देना बंद हो रहा था। फिर एक अजीब सी शांति छा गई। जैसे ही अपनी आंख खुली, सब कुछ नॉर्मल था। आसपास कोई लाश नहीं थी। पेड़ वैसा ही खड़े थे जैसे पहले थे, और वो औरत भी कहीं गायब हो चुकी थी। रिया ने अपने हाथ देखे। नेल पॉलिश अब भी थी, लेकिन वो सिर्फ एक आम सी नेल पॉलिश लग रही थी। उसने स्कूटी को दोबारा स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे तेजी से घर की तरफ भाग गई। उस रात के बाद रिया ने कभी उस रास्ते से वापस नहीं जाना चाहा। उसका दिल अब भी उस पल की यादों से भरा था
और वो कभी नहीं भूल सकती थी कि उस रात को उसने क्या देखा। रिया के लिए वो एक रात कभी ना खत्म होने वाली ख्वाब थी जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक गरीब चुड़ैल अपनी 2 जुड़वा बेटियों के साथ रहती थी। चुड़ैल की दोनों जुड़वा बेटियों के पास बचपन से ही ढेर सारी जादुई शक्तियां थी। वो दोनों अपने आप को आपस में जोड़कर एक ड्रैगन का रूप धारण कर लेती थी और हवा में उड़ते हुए दूर दूर के इलाकों में सैर करने जाती थी। एक दिन उन दोनों बहनों का ताजी ताजी मछलियां खाने का मन करता है। फिर वो दोनों आपस में जुड़कर ड्रैगन के रूप में बदल जाती हैं और हवा में उड़ती हुई दूर समंदर के किनारे पहुंच जाती हैं। फिर वो दोनों बहनें अपने असली रूप में आकर समंदर में मछलियां पकड़ने लगती हैं। दूसरी तरफ उसी समंदर में काली नाम की एक जादूगरनी नाव में बैठकर सैर कर रही थी। दोनों चुड़ैल बहनों को देखते ही जादूगरनी खुश हो जाती है, क्योंकि वो चुड़ैलों का शिकार करने वाली एक बुरी जादूगरनी थी। अरे वाह, आज मुझे 2 जुड़वा चुड़ैल बहनें मिली हैं। इन्हें किसी भी तरह पकड़कर अपने साथ ले जाना होगा। उसके बाद जादूगरनी अपने आप को एक बूढ़ी औरत के रूप में बदलकर जोर जोर से रोने लगती है। जादूगरनी के रोने की आवाज सुनकर चुड़ैल बहनें उसके पास पहुंच जाती हैं। अरे क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बेटी, मैं एक गरीब बुढ़िया हूँ। इतनी देर से मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। लगता है मुझे आज भूखा ही रहना पड़ेगा। ये सुन दोनों चुड़ैल बहनों को उस पर तरस आ जाता है। तुम चिंता मत करो, हम दोनों बहनें अभी ढेर सारी मछलियाँ पकड़कर तुम्हारी नाव में भर देंगे। फिर वो दोनों बहनें समंदर से मछलियाँ पकड़कर जादूगरनी की नाव में जमा करने लगते हैं। देखते ही देखते पूरी नाव मछलियों से भर जाती है। मुझ गरीब बुढ़िया की मदद करने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, तुम दोनों तो शक्तिशाली चुड़ैल हो। अगर मुझे मेरी मछलियों के साथ मेरे घर तक पहुंचा दो तो तुम दोनों का मुझ पर बड़ा उपकार होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो, अभी हम दोनों तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? समुंदर के किनारे वाली बगीचे के बीचों बीच मेरा घर है। उसके बाद दोनों चुड़ैल बहनें जादूगरनी को उसकी नाव सहित उठाकर उसे घर तक पहुंचा देते हैं। लेकिन घर के अंदर मौजूद तरह तरह की खतरनाक जादुई चीजों को देख दोनों चुड़ैल बहनों को जादूगरनी पर शक होता है। तभी जादूगरनी अपने असली रूप में आ जाती है और दोनों चुड़ैल बहनों को रस्सियों में कैद कर देती है। अब तुम दोनों गुलाम बनकर मेरे घर में रहोगी और मेरी गुलामी करोगी। उसके बाद जादूगरनी उन दोनों को घर के नीचे बने तहखाने में कैद कर देती है, जहां पहले से ही बहुत सारी चुड़ैलें कैद थी। जादूगरनी उन चुड़ैलों को पेट भर खाना भी नहीं देती थी, जिस वजह से उन चुड़ैलों का शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उनकी ये हालत देख जादूगरनी को उन पर बहुत गुस्सा आता है। तभी एक चुड़ैल उन दोनों बहनों से कहती है, ये जादूगरनी बहुत बुरी है। इसने हमारी आंखों के सामने कल 3 चुड़ैलों की हत्या कर दी। एक एक करके ये हम सबको मार देगी। तभी वहां जादूगरनी आ जाती है। जादूगरनी रूबी चुड़ैल को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। उससे छोड़ दे दुष्ट जादूगरनी, वरना ठीक नहीं होगा। मेरी कैदी होकर तू मुझे धमकी दे रही है। तेरी इतनी हिम्मत, ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी निकाल लेती है।
लेकिन तभी वो दोनों बहनें अपने शरीर को आपस में जोड़कर ड्रैगन का रूप धारण कर लेती हैं। ये नजारा देख जादूगरनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या हो गया, ये दोनों बहनें ड्रैगन के रूप में कैसे बदल गई? इनके पास इतनी बड़ी शक्ति है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। लेकिन मैं भी अपनी जादुई छड़ी से इस ड्रैगन को काबू में कर लूंगी। लेकिन ड्रैगन पर जादूगरनी की जादुई छड़ी की शक्तियों का कोई असर नहीं होता। ये देख जादूगरनी घबरा जाती है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता जादूगरनी, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। चल मरने के लिए तैयार हो जा। तभी वो ड्रैगन अपने मुंह से आग उगलने लगता है। अरे नहीं, ये ड्रैगन मुझे जलाकर मार देगा, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जादूगरनी वहां से भागने लगती है, लेकिन ड्रैगन उसे पकड़ लेता है और अपने मुंह से आग उगलकर जादूगरनी को पूरी तरह जलाकर राख कर देता है। इस तरह उस धोखेबाज जादूगरनी का अंत हो जाता है और वहां की सभी चुड़ैलें आजाद हो जाती हैं। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों चुड़ैल बहनें अपने घर लौटकर अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगती हैं। एक बार की बात है, शहर के किसी अनाथ आश्रम में रानी नाम की लड़की अपनी सहेलियों के साथ रहती थी। एक रोज वो सभी लड़कियां अनाथ आश्रम के पास वाले जंगल में पिकनिक मनाने जाती हैं। उन्हें झील के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत सैंडल से बना हुआ घर दिखाई देता है। तभी घर का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से एक चुड़ैल बाहर निकल आती है। चुड़ैल को देखते ही सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। फिर चुड़ैल झील में मछलियां पकड़ने चली जाती हैं। चुड़ैल के जाते ही और उसकी सहेलियां उस सैंडल घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। अरे ये चुड़ैल का घर तो सच में किसी जादुई महल की तरह है। यहाँ की हर चीज बहुत ही खूबसूरत है। जरा इस जादुई मेकअप बॉक्स को देखो। अरे मेकअप बॉक्स को छोड़ो, वो देखो अलमारी के अंदर कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस रखी है। साथ ही वहाँ गहनों का बड़ा बक्सा भी मौजूद है। अगर हम सभी इस घर को उठाकर अपने साथ ले जाएं तो फिर हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम सभी दूसरी अमीर लड़कियों की तरह बड़ी शान से रहने लगेंगे। फिर वो सभी लड़कियां जादुई सैंडल के घर को अनाथ आश्रम के पीछे वाले मैदान में ले जाती हैं। तभी रानी को वहां एक चांदी का बक्सा दिखाई देता है जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत जादुई छड़ी रखी हुई थी। रानी उस जादुई छड़ी को अपने पास रख लेती है। फिर अगले दिन से रानी और उसकी सहेलियां जादुई मेकअप लगाकर बहुत खूबसूरत दिखने लगती हैं। उसके बाद वो सभी सुंदर सुंदर ड्रेस और कीमती गहने पहनकर अपनी कॉलेज चली जाती हैं। उनकी खूबसूरती और महंगे कपड़े देख कॉलेज की दूसरी लड़कियों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे ये क्या, ये अनाथ गरीब लड़कियां अचानक इतनी खूबसूरत और अमीर कैसे बन गई? क्यों, क्या हुआ? हमें देखकर तुम सबको इतनी हैरानी क्यों हो रही है? अब हम सभी सहेलियां तुमसे ज्यादा अमीर बन चुकी हैं। हाँ रानी बिल्कुल सही कह रही है। सब घमंडी लड़कियां हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती थी, लेकिन आज से हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। लगता है तुम भिखारियों ने कहीं डाका डाला है, तभी तुम्हारे पास इतनी सुंदर कपड़े और गहने आए हैं, वरना इतनी कीमती चीजें खरीदने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। ये सुनकर रानी गुस्से से तिलमिला जाती है। फिर वो जादुई छड़ी निकाल लेती है और उन सभी लड़कियों को रस्सियों से बांधकर हवा में उल्टा लटका देती है। क्यों उल्टा लटक कर कैसा लग रहा है? अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम सबका क्या हाल करती हूँ। उसके बाद रानी जादुई काला पानी प्रकट करके उन सभी लड़कियों के चेहरे पर डालना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो सभी लड़कियां काली और बदसूरत बन जाती हैं। तुम सबकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है।
तुम्हारी बातें तीर की तरह चुभती हैं। चलो रानी, इन सब की जुबान काटकर इन्हें हमेशा के लिए गूंगी बना दो। हाँ, ये तूने बहुत अच्छी बात कही, इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। मैं अभी इन सब की जुबान काट देती हूँ। इतना कहकर रानी वहाँ एक बड़ी जादुई कैंची प्रकट कर देती है। नहीं नहीं, हमारी जुबान मत काटो, आखिर तुम हमें इतनी खतरनाक सजा क्यों दे रही हो? हाँ, हमें हमारा सबक मिल गया है, अब हमें माफ कर दो। आज के बाद हम कभी तुम लोगों की बेइज्जती नहीं करेंगी। लेकिन रानी और उसकी सहेलियां जादुई छड़ी के घमंड में चूर थी और उन पर उन लड़कियों के गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं होता। चल मेरी जादुई कैंची, इन लड़कियों की जुबान काटकर इन्हें हमेशा के लिए गूंगी बना दे। लेकिन तभी अचानक वहां चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल फौरन रानी के हाथ से अपनी जादुई छड़ी छीन लेती है। मेरे घर को चुराने के साथ साथ तुम सब ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने के लिए किया है, इसीलिए अब मैं तुम सबको इसकी सजा दूंगी। उसके बाद चुड़ैल हवा में उल्टी लटक रही लड़कियों को नीचे उतारकर उनके काले चेहरे को फिर से पहले की तरह कर देती है। रानी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब इस चुड़ैल के गुस्से से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। चल इसके पैरों पर गिर के इसे माफी मांग लेते हैं। उसके बाद रानी और उसकी सहेलियां रोती हुई चुड़ैल से अपने किए की माफी मांगने लगती हैं। उन सभी के आंसू देख चुड़ैल को उन पर तरस आ जाता है और वो उन्हें माफ कर देती है। उसके बाद चुड़ैल रानी और उसकी सहेलियों से अपने गहने और ड्रेस वापस नहीं लेती, सिर्फ अपना जादुई सैंडल घर लेकर वहां से चली जाती है। चुड़ैल की दयालु स्वभाव को देख रानी और उसकी सहेलियां बहुत खुश होती हैं और उस दिन की घटना से सबक लेकर जीवन में दोबारा कभी कोई गलत काम नहीं करती। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल के जादुई सैंडल घर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, बल्कि सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से ही अमीर बना जा सकता है। इसीलिए हमें कभी भी लालच में पड़कर कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।